ठीक है। ये है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, मतलब कि इसमें पूरे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक्सप्लोजन वेंट, देखो ये पूरा जो फ्रेम है, सबसे पहले ये पूरी बॉडी इसकी, इसे क्या कहेंगे हम? बॉडी कहेंगे, ये बॉडी या फ्रेम कहेंगे इसे। ठीक। अब ये जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोर, ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है। अब ये कोर भी बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता है। एक होता है शेल टाइप। ठीक है, कोर तीन प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, बेरी टाइप, और एक और बताएंगे कमेंट करके आप। शेल टाइप होती, बेरी टाइप होती, और एक कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये है कोर। अब इसका एक, इसे कहेंगे हम कोर। यहां से ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये है बुशिंग। ठीक। तो प्राइमरी की तीन बुशिंग हो जाएगी और सेकेंडरी की तीन बुशिंग हो जाएगी। यदि ये प्राइमरी की तीन बुशिंग है, तो ये सेकेंडरी की तीन बुशिंग हो जाएगी। यहां पर देखेंगे आप, तो ये है रेडिएटर फिन्स। यहां से ये कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, रेडिएटर फिन्स, इसका काम क्या है? कूलिंग पर्पस के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे तो ये एक्सप्लोजन वेंट है, इसका काम है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फैक्टर इसका मेन काम है। ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर मीटर लगा होगा, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। यहाँ पर ये ब्रीदर है, ब्रीदर के अंदर क्या भरा होता है? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का कभी कभी इसका फार्मूला पूछ लेता है, CaCl2, सिलिका जेल। ठीक है। इसका जेल का जो कलर है आप देखेंगे, इसका कलर, तीन कलर यदि ये डिसाइड करता है बेसिकली। एक तो पिंक गुलाबी, ठीक है, नीला कलर, पिंक गुलाबी। अब ये दो सिचुएशन कब बनती है, पिंक कलर कब बनेगा और गुलाबी कब बनेगा? ठीक है। स्पोर जो है ये सेल टाइप, पोल पोर टाइप और बेरी टाइप होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर बेसिकली बना होता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। ठीक है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। तो एक एक सिलिकॉन स्टील का बना होता है, उसको लेमिनेशन चढ़ा देते हैं, लेमिनेटेड होता है। और ये एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक। यहाँ पर यदि ये प्राइमरी वाइंडिंग है माय डियर फ्रेंड, सोच के चलिए, ये यदि प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ये ऊपर वाली कौन सी होंगी? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इनलेट है, ये वाला जो भाग है ये है बकोल्स रिले, बकोल्स रिले, ये वाला भाग बकोल्स रिले का है। तो बकोल्स रिले क्या होता है? मेन टैंक, ये है मेन टैंक, और कंजर्वेटर टैंक, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बकोल्स रिले लगा होता है। क्लियर है इतना सभी को? किसी को कमेंट आया? क्लास ऐसे लेने की पहले 2 घंटे पहले बताया जाता है। ठीक है, क्लास 2 घंटे पहले बता दी जाएगी आपको अब। ठीक है। वैसे कल ही मैसेज डाल दिया गया था ग्रुप में कि आपकी क्लास मंडे को शाम 7 बजे हर ली बार जाएगी। डाल दी जाती है सर, ली नहीं जाती है। ठीक है, अभी बहस करने का समय नहीं है। बकोल्स रिले यहाँ पर लगा हुआ है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है बकोल्स रिले। ठीक है। अब यहाँ पर ऑयल भी भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होगा। तो मेन रीजन यही है, जिसमें बकोल्स रिले है वो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में इसका यूज करते हैं। तो ये इसके इतने सारे ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स है। ठीक, कंपोनेंट इतने सारे आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर में देखने मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल की यदि बात करें कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है
ये ट्रांसफार्मर ऑयल किस प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से कूलिंग पर्पस के लिए किया जाता है, और इसके साथ यहाँ ट्रांसफार्मर को यह इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है, उन वाइंडिंग्स को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और कूलिंग के लिए। तो इसके दो काम हो गए, पहला वर्क हो जाएगा कूलिंग के लिए, और दूसरा वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये इसके दो वर्क हो गए। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग हमेशा हल्का पीला होता है, जिसे पाल येलो कलर कहते हैं। तो हल्का पीला कलर होता है ट्रांसफार्मर के ऑयल का, जिसे पाल येलो कलर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। ट्रांसफार्मर ऑयल में हरा रंग कॉपर यौगिक की अशुद्धि को दर्शाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफार्मर ऑयल में हरा रंग जो है वो कॉपर की अशुद्धि को दर्शाता है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, यदि आप ट्रांसफार्मर के ऑयल का कलर यदि चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं कॉपर में अशुद्धि मिली हुई है, कॉपर की क्वालिटी सही नहीं है। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा 30 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मिनट तक चेक करते हैं। तो ये तो ऑयल टेस्टिंग के समय में शायद इसका किया जाता होगा यूज, ये देख सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का ट्रेड नेम क्या होता है? एस्केराल और पायरो कलर होता है। तो ये इसका ट्रेड नेम है, एस्केराल और पायरो कलर। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लश टेम्परेचर होता है 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का इग्निशन जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, मतलब ऑयल जलना, बिजली का तेल जिसे कहते हैं, कुछ लोग इसे हाथ पैर में यूज करते हैं, हाथ नाम पैर क्या में होता है लगाने के सर लिए। ट्रांसफार्मर ऑयल को क्या बोलते हैं? ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो है हेलो इग्निशन टेम्परेचर वो सर, 250 डिग्री नाम सेल्सियस उसका तक क्या होता है? है। ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम क्या है सर? ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम है, यहाँ ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का उपयोग करते हैं, और इसका जो ट्रेड नेम होता है वो एस्केरल और पायरो कलर, ये दोनों इसका नाम है, ट्रेड नेम। जिनको पता ना हो तो नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठिए सभी स्टूडेंट। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी, जो बहने का गुण होता है वो कम होती है, विस्कोसिटी कम होती है हमेशा। और अच्छे से इसका बेसिकली यूज जो है, इसके इसकी विस्कोसिटी कम इसलिए की जाती है कि इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है बेसिकली? तो कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से सप्लाई पर लगा होता है, ऊपर साइड में लगा होता है। और मेन टैंक एक कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाला एक पाइप के साथ वर्टिकल लगभग 10 डिग्री झुका हुआ होता है। तो कंजर्वेटर टैंक जो है, मेन काम उसका होता है कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उससे जो ऑयल, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बुलबुले के तौर पर कंजर्वेटर टैंक तक जब पहुंचता है, ऑयल लेवल को मेंटेन करने का काम। तो कंजर्वेटर की जो क्षमता होती है वो मेन टैंक की क्षमता का 10 से 12% होती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि 10 से 12% ऑयल कंजर्वेटर टैंक में भरा रह सकता है। कंजर्वेटर टैंक ऑयल से 1/2 आधा भरा होता है। मतलब कंजर्वेटर टैंक में आपको कितना मिलेगा? आधा भरा हुआ मिलेगा। ब्रीदर की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर भी ब्रीदिंग करता है। तो इसे ट्रांसफार्मर का श्वास लेने वाला भाग कहते हैं, ब्रीदर। ठीक है। लोड बढ़ने पर यह श्वास छोड़ता है, क्योंकि कॉपर लॉस बढ़ता है। लोड के बढ़ने पर कॉपर लॉस बढ़ता है, और कॉपर लॉस बढ़ने पर यह श्वास छोड़ता है। मतलब अंदर की जो हीटिंग है, अंदर की हीटिंग, ठीक है, अंदर की हीटिंग को यह बाहर निकालता है। ठीक है। और ऑयल गर्म होकर कंजर्वेटर टैंक में पहुंचता है। इससे जो एयर है कंजर्वेटर टैंक से बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली ब्रीदिंग, जैसे हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वैसे ही इसका भी काम है। हम अपने ह्यूमन बॉडी से ही इसको आप कोलाबरेट करके या कंपेयर करके आप इसको समझ सकते हैं।
लोड कम होने पर यहाँ श्वास लेता है। जैसे लोड कम होगा तो बाहर की जो हवा है ठंडी हवा को अंदर एब्जॉर्ब करेगा। लोड बढ़ेगा तो अंदर की जो गर्म हीटिंग जो है हीट उसको बाहर छोड़ेगा। ब्रीदर में सिलिका जेल CaCl2 भरी होती है, जिसे सिलिका जेल कहते हैं। और यहाँ कंजर्वेटर टैंक में प्रवेश करने वाली एयर में से मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित कर लेती है। तो ब्रीदर का मेन काम तो यही है, ब्रीदर में सिलिका जेल का काम। तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है जिसे CaCl2 उसका रासायनिक नाम है। और यह कंजर्वेटर टैंक में प्रवेश करने वाली जो एयर है, मॉइस्चर, जो नमी है, आर्द्रता है, उसको अवशोषित कर लेती है। सूखी अवस्था में सिलिका जेल का जो रंग होता है हमेशा ब्लू कलर होता है, नीला कलर होता है। और जैसे कि मॉइस्चर अवशोषित करने के बाद यह गीली अवस्था में इसका जो रंग है हल्का गुलाबी हो जाता है, जिसे पाल येलो कलर कहा जाता है। इसका पिंक कलर कहा जाता है। तो ये पिंक कलर हो जाता है, हल्का लाइट पिंक कलर। कब की कंडीशन में? जब ये आर्द्रता को, नमी को अवशोषित कर ले तब की कंडीशन में। और दोबारा यदि इस सिलिका जेल को यूज में लाना है तो लगभग इसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर इसको आपको लगभग उसको टेम्परेचर में उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में लाना होगा। दो तब हजार उसको नहीं सर, 200। कितना, 2000 या 200? कमेंट करके 200। बताएं। 200? जी। ठीक है, मतलब सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बकहोल्स रिले। तो बकहोल्स रिले का काम क्या होता है? बकहोल्स रिले जो है ये गैस एक्चुएटेड या गैस ऑपरेटेड रिले होता है। इसे कहते हैं गैस ऑपरेटेड रिले, या इसे कहा जाता है गैस एक्चुएटेड रिले। आप कमेंट करके बताएंगे क्या छोटे मोटे हर ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले लगा होता है? बकहोल्स रिले 500 केवीए के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में लगा होता है। इसका मेन आंसर यही है। 500 केवीए के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर होगा, मतलब जिसकी रेटिंग, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 500 केवीए के ऊपर हो। ठीक है, गुड। स्टूडेंट ने आंसर दिया है, नहीं रहता। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 500 केवीए के ऊपर हो, ऐसे ट्रांसफार्मर में ही बकहोल्स रिले का यूज किया जाता है। बकहोल्स रिले बेसिकली मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। इंटरनल फॉल्ट के लिए ही इसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। एक चीज याद रखेंगे, हाइड्रोजन के बुलबुले के दाब के कारण इसमें अलार्म सर्किट में फॉल्ट क्लिक होता है और टाइम के अकॉर्डिंग ही इसमें सर्किट को ऑन कर देता है। इसे गैस ऑपरेटेड रिले भी कहते हैं। चलिए सर्किट डायग्राम देख लो। गैस रिलीज यहीं से होता है, यह मालवो है। और मरकरी गैस इसमें भरी होती है। ये फ्लोटिंग होता है, इसको फ्लोट कहते हैं। इसका नाम है फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट जो है ये तैरते रहता है। जैसे ही गैस निकलेगी, इसका वर्किंग प्रोसीजर हम आपको बता देंगे कैसे ये सर्किट को ट्रिप करता है। तो ये है ट्रिप सर्किट, टू ट्रिप सर्किट। फिर ये कंजर्वेटर टैंक, और इस साइड वाला जो भाग है ये मेन टैंक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मेन मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम बकहोल्स रिले का यूज करेंगे। लगभग ये 45 डिग्री के एंगल में होता है, 45 डिग्री के एंगल में होता है। ठीक है, चलिए इसकी प्रोसेस देख लीजिए क्या होता है। बकहोल्स रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य में लगाई जाती है। यह ट्रांसफार्मर को केवल इंटरनल फॉल्ट के लिए, केवल इंटरनल फॉल्ट के लिए, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट में ही यूज किया जाता है। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर
या ट्रांसफार्मर में एक्सटर्नल फॉल्ट के रूप में बकहोल्स रिले का यूज नहीं किया जाता, ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। बकहोल्स रिले लगभग 500 केवीए के रेटिंग से ज्यादा रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर में ही यूज किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह रिले गैस के द्वारा ऑपरेट होती है, गैस के द्वारा ऑपरेट होती है, अदरवाइज दूसरे फंक्शन से ऑपरेट नहीं होती। गैस के द्वारा ही ये रिले ऑपरेट होती है। यह रिले गैस के द्वारा ही ऑपरेट होती है। और बकहोल्स रिले में मरकरी भरे होते हैं, मरकरी, पारा। ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं पारा, ये पारा भरा होता है एज अ फ्लोटिंग, फ्लोट के रूप में। तो बकहोल्स रिले में मरकरी भरे हुए होते हैं, और ये तैरने वाले दो स्विच पर लगे होते हैं मरकरी। ठीक है, दो फ्लोट होंगे, फ्लोट के ऊपर मरकरी होता है, और जैसे ही ये फ्लोट मतलब तैर ऑयल के ऊपर तैरते हैं, और एक अलार्म स्विच के द्वारा इसमें ट्रिप स्विच होता है। तो एक मरकरी का फ्लोट होगा, दो स्विच होंगे, और एक उसमें एक अलार्म स्विच होता है और दूसरा ट्रिपिंग स्विच होता है। एक मिलेगा अलार्म स्विच, मतलब कि फ्लोट होगा। फ्लोट में फ्लोट में आप देखेंगे तो एक अलार्म स्विच और दूसरा होगा ट्रिप स्विच। ठीक है, अलार्म स्विच और ट्रिप स्विच। तो अलार्म स्विच का क्या काम है, तो ट्रांसफार्मर में छोटा फॉल्ट होने पर यह ऑपरेट होकर अलार्म सर्किट को क्लोज करता है। तो बेस्ट फंक्शन क्या है इसका, कि ट्रांसफार्मर में एक छोटा सा फ्लोट होता है, और छोटा सा फ्लोट छोटे से फॉल्ट जब ट्रांसफार्मर के अंदर हो जाता है, तो वो फ्लोट ही इंडिकेट करता है अलार्म स्विच को, ट्रिप स्विच को। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में छोटे से फॉल्ट होने पर यह ऑपरेट होकर अलार्म सर्किट को क्लोज करता है। तो बेसिकली ऑयल के ऊपर जो फ्लोट है वो फ्लोट ही तैरता है, जो मरकरी का बना हुआ है, और अलार्म को बजाने बजाने लगता है। अलार्म बजेगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अलार्म स्विच का मेन काम क्या है डियर स्टूडेंट, यह ट्रांसफार्मर में एक छोटा सा फ्लोट होता है, और यह ऑपरेट होकर अलार्म सर्किट को क्लोज कर देता है। इससे सब स्टेशन में अलार्म बजने लगता है। ठीक, वैसे ही दूसरा देखेंगे तो एक ट्रिप स्विच होता है इसमें। ट्रिप स्विच, ट्रिप स्विच का क्या काम है, यह ट्रांसफार्मर में बड़ा फॉल्ट होने पर, यहाँ जब ट्रांसफार्मर में बड़ा फॉल्ट होता है तो ये ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर के सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेकर को इंडिकेशन जाएगा। सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्ट तक एक अर्थिंग, और थ्री फेज सप्लाई 400 वोल्ट या अधिक में दो अर्थिंग का यूज किया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जब किसी पोल को जमीन में खोदकर गड़ाया जाता है तो पोल का कितना भाग जमीन के अंदर उसे ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज के लिए तो एक अर्थिंग का यूज करते हैं, थ्री फेज के लिए बेसिकली दो अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आज की क्लास में हमने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जितना सिलेबस में दिया है उतना हमने पढ़ लिए। किसी ने दिया है 1 मीटर लगभग, 1 मीटर लगभग। क्या किसी आरसीसी पोल को, आरसीसी पोल को जमीन में दो गाड़ा तिहाई जाता है? काटते हैं सर। जी, दो तिहाई। दो तिहाई, 2/3 भाग जी। पोल का, 2/3 भाग 2/3 भाग। जमीन में गड़ाया जाता है। जी। और वो अर्थिंग पहले की तब जाती है, 1 मीटर गड़ता भाई। का भाई?
अर्थिंग की जाती है। अब 1 मीटर गड़ता है। अरे तो आप फुट भर गाड़ने लगे तो